ये मौर्यन एम्पायर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले सोर्सेज देखे थे, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे थे। लिटरेरी सोर्सेज में हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र देखी थी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस देखी थी, मेगास्थनीज की इंडिका देखी थी, और हमने पुराना बुद्धिस्ट लिटरेचर भी देखी थी। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमने जटाकस देखी थी, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद हमने सिलोनिस क्रॉनिकल्स भी देखी थी, जिसमें दीपावंश और महावंश आते थे और जो ये बताते थे कि अशोका ने श्रीलंका में बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड करा। हमने फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे थे, उसमें हमने एडिक्ट्स देखे थे अशोका के। सोर्सेज के बाद हमने मौर्यस की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी थी। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 305 बीसी में उसने सेल्यूकस निकेटर के साथ फाइट करी थी और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। इसकी वजह से सबसे पहली बार इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट होना पड़ा था। छोटे छोटे स्टेट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के बारे में पढ़ा, बिंदुसार। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने मैसूर तक मौर्यन टेरिटरी को एक्सपैंड कर दिया था। फिर हमने अशोक द ग्रेट के बारे में पढ़ा। हम उसने कलिंगा वॉर करके पूरे कलिंगा को अपने मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। हमने अशोक का बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा थोड़ा। हमने उसके एम्पायर के बारे में पढ़ा कि कितना एक्सपेंड हो गया था उसके रूल में, और हमने उसके धर्म के बारे में पढ़ा। हमने फिर लेटर मौर्यस भी पढ़े। लेटर मौर्यस में हमने देखा था कि अशोक की डेथ के बाद पूरा मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो वेस्टर्न पार्ट था वो अशोक का बेटा कुणाल संभालता था, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो अशोक का ग्रैंडसन दशरथ संभालता था। बैक्ट्रियन इन्वेजन हुआ और जो वेस्टर्न पार्ट था एम्पायर का वो कोलैप्स हो गया, जो कुणाल वाला पार्ट था अशोक के बेटे वाला। ईस्टर्न पार्ट अभी भी सही था और दशरथ का बेटा संप्रति उसे रूल कर रहा था। लास्ट मॉडर्न किंग था बृहद्रथ, जिसका असैसिनेशन पुष्यमित्र सुंगा ने करके अपने पुष्यमित्र सुंगा की डायनेस्टी बना दी थी, जिसे हम सुंगा डायनेस्टी भी कहते थे। इस वीडियो में हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, और फिर हम कॉजेज देखेंगे कि मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें हम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम मगध के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि कुछ रिपब्लिक स्टेट्स भी थे, जैसे हिमालयस के फुटिल पे, नेपाल की फुटिल पे, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे थोड़े रिपब्लिक स्टेट्स भी थे। बट जब से मौर्यन एम्पायर आया था, वो सारे रिपब्लिक स्टेट्स खत्म हो गए। सो द सिस्टम ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स वो एंडेड। ओके, जब से मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, वो पूरा मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट था। आपने देखा था कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, कितना वास्ट था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था, सिर्फ साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़ के। तो वो पूरा एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और रिपब्लिक स्टेट्स का सिस्टम खत्म हो चुका था। सो इट वाज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद नो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। अब देखते हैं रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि किंग का जो भी मन करे वो उसके ऊपर डिसीजन लेके उसके ऊपर एक्ट करे। किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस सुननी पड़ती थी। सो द किंग यूज्ड टू टेक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किंग को कोई डिसीजन लेना होता था, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती थी और उसी के बेसिस पे उसे एक्ट करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं था कि जो भी उसका मन करे वो करे। तो इसे कहते हैं नो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, मतलब किंग के पास इतनी पावर नहीं थी। अब जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें, प्रेसिडेंट जो भी एक्शन लेता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे लेता है। तो प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, पर ऐसा उस टाइम पे नहीं था। ऑल्दो किंग को वो एडवाइस लेनी पड़ती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, बट वो एडवाइस उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं थी। आज के टाइम पे वो एडवाइस बाइंडिंग होती है और प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती थी, पर किंग के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मोनार्की थी बट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं था। अब जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, हम इसे मंत्री परिषद बोलते थे। यहाँ पे मैंने काउंसिल ऑफ किंगडम इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पूरे किंगडम की है, मॉडर्न एम्पायर की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे किंगडम लिखा है। तो जो काउंसिल ऑफ किंगडम या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, उसे हम मंत्री परिषद बोलते थे। और ये किंग को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में हेल्प करते थे। किंग का जो भी डिसीजन होता था वो ये लोग ही फॉर्म करते थे और फिर किंग उस पर एक्ट करता था। सो दे असिस्टेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अब देख लेते हैं उसमें होते कौन कौन थे। एक तो उसमें तो होते थे पुरोहित। पुरोहित मतलब प्रीस्ट। एक होते थे महामंत्री। महामंत्री लाइक मिनिस्टर्स। एक होते थे सेनापति, हु इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी। और एक होते थे युवराज, एंड युवराज इज द हेयर टू द थ्रोन। तो ये चार लोग होते थे मंत्री परिषद में, जो किंग की हेल्प करते थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। अब आप देखिए आज के टाइम पे क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है।
एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई और होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे आईएएस ऑफिसर्स, वो उस चीज को जो भी डिसीजन हुआ वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही जो ये प्रीस्ट, मिनिस्टर्स और चीफ ऑफ आर्मी या फिर ये युवराज थे, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। ठीक है, इनका जो काम एग्जीक्यूट करता था उन्हें कहते थे अमात्यास। ये अमात्यास आज के आईएएस ऑफिसर्स जैसे ही होते हैं। तो दे वर द सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अमात्यास टू लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रीस्ट के अंदर कुछ अमात्यास होंगे, यहाँ मिनिस्टर्स के अंदर कुछ अमात्यास होंगे जो सारा काम संभालेंगे, आर्मी के अंदर कुछ अमात्यास होंगे, और ऐसे युवराज के नीचे भी कुछ अमात्यास होंगे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। ठीक है, अमात्यास इज द आईएएस ऑफिसर। इसके अलावा अशोक ने धम्म महामंत्रा को अपॉइंट कर रखा था। ये सिर्फ अशोक ने कर रखा था, ये बिंदुसार ने नहीं करा था, ना ही ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था। ये जो धम्म महामंत्रा थे, ये सिर्फ अशोक ने ही अपॉइंट करे थे, और इनका काम होता था जो अशोक का धम्म है उसे स्प्रेड करना, उसे सुपरवाइज करना कि उसे कैसे स्प्रेड करे। इसे ही हम महामत बोलते हैं। आपने बाकी जगह भी देखा होगा, कई कई जगह महामत को इस मिनिस्टर्स, महामंत्री से रिलेट कर देते हैं, बट ये नहीं है, ये गलत है। महामत धम्म महामंत्र थे या धम्म महामत, जो अशोक को हेल्प करते थे या उसे सुपरवाइज करते थे कि वो अपने धम्म को कैसे स्प्रेड करे। इनके कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, वो हम अभी आगे देखेंगे। एक तरीके से ये मॉरल सुपरवाइजर थे, जो भी गलत होता था पूरे मौर्यन एम्पायर में, ये उसे सही करने की कोशिश करते थे। ये अशोका के सामने लाते थे उस चीज को, और अशोका उसके ऊपर फिर डिसीजन लेता था। ये पॉइंट याद रखना कि महामत को इन महामंत्री से कंपेयर मत करना। महामत धम्म महामंत्र जिनका जो मेन फंक्शन था वो था धम्म के स्प्रेड को सुपरवाइज करना, और थोड़े बहुत जुडिशियल फंक्शंस थे। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आते थे किंग, जिनकी हेल्प करते थे मंत्री परिषद। ये कौन थे? ये हुआ करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस मंत्री परिषद में मेनली 4 लोग होते थे। सबसे पहले पुरोहित, जो प्रीस्ट थे। फिर होते थे महामंत्री, जो मिनिस्टर्स थे, और ये अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। फिर होते थे सेनापति, जो चीफ थे आर्मी के। और एक होते थे युवराज, जो थ्रोन के एयर थे, मतलब राजा के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, तो वो युवराज होते थे, और ये इसी मंत्री परिषद में होते थे। इसके अलावा अशोक ने धम्म महामंत्र को भी अपॉइंट कर रखा था, जिनका फंक्शन होता था सुपरवाइज करना कि धम्म को कैसे स्प्रेड करे। और इनके कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, हम देखेंगे क्या। ठीक है, एक और चीज है, जो ये मिनिस्टर्स होते थे, इनके अंडर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते थे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा जुडिशियल डिपार्टमेंट, जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट, तीसरा आता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो चीफ ऑफ आर्मी थे, सेनापति, इनके अंडर एक डिपार्टमेंट आता था आर्मी। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स थे, जिनमें से 3 आते थे महामंत्री के अंदर, जो मिनिस्टर्स होते थे, और जो ये आर्मी होती थी ये सेनापति के अंडर में आती थी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। किंग,
होता था और उसकी हेल्प करता था डिसीजन लेने में मंत्री परिषद में 4 लोग होते थे, पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज। पुरोहित प्रीस्ट होते थे, महामंत्री मिनिस्टर्स होते थे, सेनापति आर्मी के चीफ होते थे और युवराज थे थ्रोन के एयर। इनके अलावा धम्म महामंत्र होते थे जो धम्म के स्प्रेड को सुपरवाइज करते थे और उनके थोड़े बहुत जुडिशियल फंक्शंस होते थे। फिर जो ये महामंत्री थे, मिनिस्टर्स, इनके अंडर 3 डिपार्टमेंट्स आते थे: रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेनापति जो चीफ ऑफ आर्मी थे, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता था, वो था आर्मी। तो टोटल ये 4 डिपार्टमेंट मेन थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। अब हम इन चारों डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेंगे। तो इसका जो चीफ था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ था, उसे बोलते थे समर्थ। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समर्थ। तो हमने देखा था कि जो डिपार्टमेंट थे वो महामंत्री के अंडर में आते थे। तो समर्थ महामंत्री थे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के महामंत्री थे, तो उसे हमने चीफ बोल दिया। तो ही वॉज इन द चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द एम्पायर। तुझे कितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होना है, कितना होना है, किस किस चीजों पे होना है, वो ये सब समर्थ बता देते, जो एक महामंत्री थे। बस जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, इसलिए हमने इन्हें समर्थ बोल दिया। So Mahamantri of Revenue Department is called the Samarth, who was in charge of the collection of all the revenues of the empire. Simple. अब देखते हैं रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता था। वो लैंड से आता था, ठीक है, हर जगह लैंड से आता ही है। गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज देती थी, तो उससे थोड़ा जो टैक्स लेती थी, वहां से रेवेन्यू आता था। जो ट्रेड होता था, तो उस पर जो ड्यूटीज लगती थी, कस्टम टैक्स लगते थे, वहां से रेवेन्यू आता था। अगर किसी ने अपनी कोई दुकान खोल रखी है, कुछ बेच रहा है, तो उसके वहां से टैक्स आता था, शॉप टैक्स। अगर कोई फेरी चल रही है, मतलब फेरी मतलब थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, पर वो पानी में, तो अगर कोई फेरी चल रही है तो उसके ऊपर टैक्स आता था। फॉरेस्ट के ऊपर टैक्स आता था, अगर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो उस पर ऊपर टैक्स देना पड़ता था। कोई घास अपनी बकरियों को चरा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। अब कुछ प्रोफेशन से, जैसे क्राफ्टमैन होते थे, उन्हें लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। मतलब वो अपना प्रोफेशन अगर करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। जैसे अगर किसी को सोना बनाना है, किसी को कोई गोल्ड स्मिथ है या फिर कोई कॉपर स्मिथ है, उसे लाइसेंस फी देनी पड़ेगी अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए। इसके अलावा कोर्ट में जो फाइन्स देते थे, अभी हम देखेंगे जुडिशियल डिपार्टमेंट में कि कोर्ट्स होते थे, वहां पे जो फाइन देते थे वो भी कलेक्ट करा जाता था। तो कहाँ कहाँ से आता था? लैंड से आता था, इरिगेशन से आता था, कस्टम से आता था, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस, पास्टर्स, लाइसेंस फी फ्रॉम क्राफ्टमैन एंड फाइन्स कलेक्टेड इन द लॉ कोर्ट। So these were the sources of income of the whole Mauryan Empire. और इन सब के जो चीफ थे, जो ये सब बताते थे कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए, किस किस चीजों पे आना चाहिए, उनका नाम था समर्थ। उन्हें कहते थे समर्थ, और वो एक महामंत्री थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्री परिषद में। बस वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, तो इसलिए ही उन्हें समर्थ बोल दिया। लोग, बच्चे काफी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। जो ये लैंड रेवेन्यू था, ये फिक्स कर दिया गया था 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो ये इतना ज्यादा भी नहीं था, तो कम भी नहीं था, पर ज्यादा भी नहीं था। और लोगों को इसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो इरिगेशन भी प्रोवाइड करती थी, ठीक है, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज देती थी कि वो अर्न करे। तो लोगों को ये पूरा लैंड जो टोटल था 1/6, इसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतना ज्यादा भी नहीं था ये। सो द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अब लैंड पे एग्रीकल्चर हो रही है, उस पर जितना भी बन रहा है, तुम्हें वो उसका 1/6 गवर्नमेंट को देना है। अगर कोई एक गोल्ड स्मिथ या कॉपर स्मिथ हथियार बना रहा है, तो उसका जो V1/6 है, उसे वो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को देना है। तो ऐसे कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है लैंड पे, उसका 1/6 हमेशा गवर्नमेंट को जाता था। ओके, अब हम देखते हैं कि जो वो रेवेन्यू आता था, जो ये सब जो रेवेन्यू आते थे, जहां से लैंड से, इरिगेशन से, कस्टम से, ये सब खर्च कहाँ पे होते थे, गवर्नमेंट इन्हें खर्च कहाँ पे करती थी? तो मेन आइटम एक्सपेंडिचर के थे। सबसे पहले तो किंग से रिलेटेड होते थे। किंग का जो भी खर्चा होता था, और उसकी सैलरी, मतलब सैलरी नहीं बोलूंगा, किंग का जो भी खर्चा होता था, उसके हाउस होल्ड, जो उसके घर वाले होते थे, उसका जो पूरा खर्चा होता था, रहने का, खाने का, वो सब यहाँ से आता था। आर्मी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात थी, तो आर्मी मेंटेन करते थे, वो भी खर्चा होता था।
फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने देखा था कि समर्थ है या फिर और भी जो महामंत्री थे, युवराज है, उनके लिए आता था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए वो खर्चा होता था। और जो बाकी बचता था वो पब्लिक वर्क्स, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। वहाँ पे पुअर रिलीफ काफ़ी होता था, मतलब अगर कोई गरीब है, कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसे खाने के लिए नहीं है, तो उसे रिलीफ देते थे। और रिलीजन के ऊपर भी, जैसे धम्म हमने देखा था कि धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स होते थे मॉडर्न टाइम पे। तो जो रिलीजन के ऊपर भी काम थे वो भी रेवेन्यू वहीं पे खर्च होता था। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर रेवेन्यू वो खर्च करा जाता था। तो रेवेन्यू की जो सोर्स थी इनकम की, वो ये सारी थी: लैंड, इरिगेशन, कस्टम, शॉप टैक्स, वेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस, पास्चर्स, लाइसेंस फ्री फ्रॉम क्राफ्टमैन एंड फाइन कलेक्टेड इन द लॉ कोड। और जो एक्सपेंडिचर जहाँ पे होते थे वो सब ये थे कि रिलेटेड टू किंग एंड हिज हाउस होल्ड, आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक वर्क, पुअर रिलीफ, रीजन एक्सेट्रा। ये आगे समझ में काफी सिंपल था। तो ये था रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें बस आपको ये चीज याद रखनी है कि समर्थ एक महामंत्री है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के है। ओके। फिर हम देखेंगे आर्मी। आर्मी महामंत्री इसके अंडर में नहीं आती थी, आर्मी आती थी सेनापति के अंडर में, जो मंत्री परिषद का ही एक पार्ट था। सो आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। द सैलरीज वर पेड इन कैश एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रैंक ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। जो सैलरी होती थी उनकी, अब कुछ भी हो, कॉइन्स होते थे मॉडर्न टाइम पे, वो जो कैश में पे करती थी, मतलब वो पैसे मिलते थे उन्हें, कुछ ऐसा नहीं मिलता था कि खाने का मिल रहा है या फिर हथियार मिल रहे हैं उसको। वो क्या करते थे, वो कैश में पैसे मिलते थे और फिर वो पैसे वो कहीं पे भी खर्च करे, किसी भी चीज पे खर्च करे, जैसे आज के टाइम पे। तो इट वॉज पेड इन कैश एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रैंक ऑफ मिलिट्री ऑफिसर। मतलब जो सेनापति थी वो सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके नीचे जो आएगा उसे थोड़ी कम मिलेगी, उसके नीचे जो और आएगा उसे कम मिलेगी। तो रैंक्स के हिसाब से वो सैलरी पे करी जाती थी, जैसे आज के टाइम पे बिल्कुल वो वैसा ही था वो। तो एक ग्रीक ऑथर थे प्लिनी, उन्होंने बताया था कि पूरी आर्मी की 6 विंग्स थी। उनका एक वर्क था, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे 6 विंग्स थी आर्मी की। सबसे पहला था इन्फेंट्री। इन्फेंट्री ये होते हैं, ये लोग, ये लोग, और ये लोग, ये ये लोग, ये भी। मतलब जो लोग पैदल चल के वॉक कर रहे हैं, मतलब चल चल के वॉक कर रहे हैं। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि इस साइड से लोग आ रहे हैं, दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में हथियार है, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो इन्फेंट्री है। मतलब जो घोड़े पे नहीं आ रहा, जो हाथियों पे नहीं आ रहा, जो सिर्फ पैदल चल रहा है या पैदल है और वो मार रहा है दूसरों को, तो दैट इज इन्फेंट्री एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 6 लाख। तो 6 लाख फुट सोल्जर्स। हाँ, इन्फेंट्री इज फुट सोल्जर। देयर वर 6 लाख इन्फेंट्री एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। इन्फेंट्री के अलावा एक और विंग थी, वो थी कैवलरी। अब ये कैवलरी है, ये घोड़े वाले, ये मॉडर्न लाइट कैवलरी हो गई, मॉडर्न हैवी कैवलरी हो गई, ये सिर्फ घोड़े है, ठीक है। तो वो 30,000 थी। तो एक हो गई हमारी इन्फेंट्री की विंग, एक दूसरी हो गई हमारी कैवलरी की विंग। इन्फेंट्री में 6 लाख इन्फेंट्री थे, फुट सोल्जर्स, और कैवलरी में 30,000 कैवलरी थी, घोड़ेबाज। थर्ड विंग थी आर्मी की, वो थे एलिफेंट्स। एलिफेंट्स उस टाइम पे थे 9,000। तो 9,000 वर दी एलिफेंट्स। तो ये तीसरी विंग हो गई। फोर्थ विंग हो गई चैरियट्स। चैरियट्स ये भी घोड़े से यूज होते हैं, बट यहाँ पे पीछे देखिए एक रथ टाइप होता है। तो 8,000 चैरियट्स थे आर्मी में, ये भी एक विंग थी। इन 4 विंग के अलावा 2 विंग और थी, एक तो नेवी एंड ट्रांसपोर्ट की, कि नेवी अगर कोई बैटल हो रही है और वो नेवी के पास हो रही है या फिर वो वहां पे, उसके लिए विंग थी। और एक थी सप्लाई चेन्स की। जो सप्लाई चेन्स थे ये हथियार प्रोवाइड करता था बाकी विंग्स को, ठीक है। जैसे नेवी को अगर कोई हथियार चाहिए या फिर चैरियट चाहिए, हेलीफेंट चाहिए, कैवलरी चाहिए, इन्फेंट्री को ये हथियार चाहिए, तो ये सारी वो सप्लाई चेन से देखता था। और ये ट्रांसपोर्ट का भी देखता था कि कौन सा जो हथियार है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है, एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जाना है, तो वो कैसे जाएगा, वो सारा इस सप्लाई चेन का काम था। मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें प्रोवाइड करना, ये सब सप्लाई चेन के अंदर आता था। तो आर्मी के 6 विंग्स हुआ करती थी, जिसमें इन्फेंट्री आता था, कैवलरी आता था, एलिफेंट्स आता था, चैरियट्स आता था, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन। हमने देखा कि 6 लाख इन्फेंट्री थी जो फुट सोल्जर्स होते थे, 30,000 कैवलरी थी जो घोड़े पे जाते थे, 9,000 एलिफेंट्स थे जो एलिफेंट के राइड करते थे, 8,000 चैरियट्स थे जो रथ होता था ना, हिंदी में उसे रथ बोलते हैं, कि 2 घोड़े आगे जा रहे हो और पूरा एक रथ खींच रहे जिसके ऊपर लोग होते थे, वो 8,000 थे, वो भी एक विंग थी। नेवी एंड ट्रांसपोर्ट की एक अलग विंग थी, और सप्लाई चेन, जो इन सारी विंग्स को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, उनके ऊपर वहां पे तक उन्हें ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ये सब सप्लाई चेन के अंदर आ जाता था। ये जो 6 विंग्स है, इनके जो हेड होते थे वो थे अध्यक्ष।
मतलब एक अध्यक्ष एक विंग का हेड होता था। तो इन्फेंट्री विंग का जो हेड होता था वो इन्फेंट्री अध्यक्ष हो गया, जो कैवलरी विंग का हेड होता था वो कैवलरी अध्यक्ष हो गया। तो ऐसे 6 अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। और उन्हें हम सुपर इंटेंडेंट भी बोलते थे। ये सीधा रिपोर्ट करते थे सेनापति को। तो मैं एक बार फ्लो चार्ट बताता हूँ। ये सेनापति है हमारे, जो मंत्री परिषद का एक पार्ट है। इनके अंडर में आर्मी डिपार्टमेंट आता है। आर्मी में हमने देखा 6 विंग्स थी। एक थी इन्फेंट्री, दूसरी थी कैवलरी, तीसरी थी एलिफेंट्स, चौथी थी शैरियट्स, पांचवी थी नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट थी सप्लाई चेन्स। ये 6 विंग्स की हमने देखी। अब इसके जो हेड था वो था अध्यक्ष, इसका भी अध्यक्ष, यहाँ भी अध्यक्ष आ गया, यहाँ भी वही आ गया, यहाँ भी अध्यक्ष, यहाँ भी अध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष एक पूरे विंग को कब सुपरवाइज करता था, फिर कंट्रोल करता था। ये तो बताया था प्लिनी ने, जो एक ग्रीक ऑथर थे। अब एक बुक थी इंडिका, जो ये मेगास्थनीज ने बनाई थी। उसके अकॉर्डिंगली ये हर विंग के अंदर 6 बोर्ड हुआ करते थे, और इसके अंदर 6 बोर्ड आएंगे। इसके अंदर भी 6 बोर्ड, इसके अंदर भी 6 बोर्ड। तो इनके अंदर कुछ बोर्ड्स हुआ करते थे, 6 बोर्ड्स हुआ करते थे टोटल। और उस हर एक बोर्ड में पांच मेंबर हुआ करते थे। तो मतलब एक बोर्ड, एक पूरे विंग के ऊपर 30 मेंबर्स तो हुआ करते थे। यहाँ पे भी 30 मेंबर्स, यहाँ पे भी 30 मेंबर्स, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे भी 30। तो सेनापति है, उसके नीचे ये 6 विंग्स है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, नेवी, सप्लाई। इनके जो हेड होता था उन्हें अध्यक्ष बोलते थे। अब एक विंग के अंडर 6 बोर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। एक बोर्ड, दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, चौथा बोर्ड, पांचवा बोर्ड, छठा बोर्ड। तो ये 6 बोर्ड हुआ करते थे, और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर होते थे। तो मतलब पूरी एक विंग में 30 मेंबर्स हुआ करते थे, जो अध्यक्ष को रिपोर्ट करते थे। ये अध्यक्ष सेनापति को रिपोर्ट करता था, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ ताकि ये यहीं पे याद हो जाए। पूरा एक डिपार्टमेंट है आर्मी, जिसका हेड होता था सेनापति, जो मंत्री परिषद का एक पार्ट था। सेनापति के अंडर 6 विंग आती थी, मतलब आर्मी में 6 विंग्स आती थी। इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, नेवी, सप्लाई। हमने इन सबको देख लिया कि ये क्यों होती थी। इनके जो हेड होते थे, मतलब इस वाली विंग का एक हेड है, इस वाली कैवलरी विंग का एक हेड हो गया, एलिफेंट विंग का एक हेड हो गया, उन्हें बोलते थे अध्यक्ष, ठीक है। इतना सिंपल है। अब हर विंग के अंदर 6 बोर्ड होते थे, और उन बोर्ड के अलग अलग फंक्शन हुआ करते थे। ये इस पे जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6 बोर्ड हुआ करते थे, और उन 6 बोर्ड्स में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। मतलब एक बोर्ड में 5 मेंबर, दूसरे बोर्ड में 5 मेंबर, तीसरे बोर्ड में 5 मेंबर। तो टोटल 30 मेंबर होते थे हर एक विंग में। ये आगे समझ में। तो ये था आर्मी के ऊपर। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले मंत्री परिषद में देखा था कि 4 लोग होते थे, पुरोहित, सेनापति, युवराज और महामंत्री। हमने देखा था कि महामंत्री के नीचे 3 डिपार्टमेंट्स आते थे, और सेनापति के नीचे एक डिपार्टमेंट आता था। हमने सेनापति का देख लिया डिपार्टमेंट, जो आर्मी का था। आर्मी में हमने देखा कि 6 विंग्स होती थी, हर विंग्स के अंदर 6 बोर्ड्स होते थे, और हर बोर्ड के अंदर 5 लोग होते थे। और जो ये विंग होती थी, इनका जो हेड होता था उसे हम अध्यक्ष बोलते थे, या जो सुपरिंटेंडेंट का काम करता था। और जो ये अध्यक्ष था, ये सीधा सेनापति को रिपोर्ट करता था। तो मतलब 6 अध्यक्ष थे, 6 अध्यक्ष ये सेनापति को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। और फिर हमने जो महामंत्री के अंदर जो 3 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख चुके, जिसका जो हेड होता था वो उसे हम समर्थ कहते थे। मतलब समर्थ एक महामंत्री ही था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को कहते थे। अब हम देखेंगे जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये भी मैं आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले होता था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये पूरे मौर्यन एम्पायर का कोर्ट था, मतलब जो कैपिटल में होता था, पटालीपुत्र में। फिर अलग अलग प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे 4 प्रोविंस बोलते थे।
तो एक प्रोविंस ये, एक प्रोविंस ये, एक प्रोविंस ये, एक प्रोविंस ये, इन चारों में होते थे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो 4 सबऑर्डिनेट कोर्ट होते थे हर एक प्रोविंशियल की कैपिटल पे। ठीक है, जैसे इसकी कैपिटल पे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, इसकी कैपिटल पे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, इसकी कैपिटल पे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, इसकी कैपिटल पे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ। तो अब फिर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 2 टाइप के कोर्ट्स होते थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एक सिविल और एक क्रिमिनल। ऐसी इस वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी 2 टाइप के कोर्ट्स होंगे अलग अलग, हर मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे, एक सिविल और क्रिमिनल, इसमें भी सिविल क्रिमिनल, इसमें भी सिविल और क्रिमिनल। तो जैसे आज का सिस्टम है हमारा, सबसे टॉप पे इंडिया पे है सुप्रीम कोर्ट, फिर अलग अलग स्टेट्स में है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, और एक स्टेट में काफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम का जुडिशियल पूरा सिस्टम था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट था, फिर 4 प्रोविंसेस थे, वहाँ पे उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ करते थे। उन अब उस प्रोविंसेस के नीचे भी, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट थी एक प्रोविंस में, उसके नीचे अब 2 टाइप की कोर्ट्स होती थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट। तो ऐसे ये चारों प्रोविंसेस में हुआ करता था। ठीक है, ये आगे समझ में। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्हें हम बोलते थे धर्म थिकारन। ये इंपॉर्टेंट नाम है याद करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलते थे धर्म थिकारन। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती थी, हमने देख लिया, एंड देयर वर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द प्रोविंशियल कैपिटल्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोविंशियल कैपिटल्स भी थी, उन पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती थी। ये आज के हाई कोर्ट से आप कंपेयर कर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी होती थी। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में काफी डिस्ट्रिक्ट्स है, 80 अराउंड 80 डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश में। अब एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, तो मेरठ में भी जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी वो करती थी। अब उसमें सिविल कोर्ट भी है, क्रिमिनल कोर्ट भी है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती थी वो अमत्याज के अंडर में आती थी। हमने देखा अमत्याज आईएएस ऑफिसर्स होते थे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती थी और जो प्रोविंशियल भी, ये यहाँ पे भी जो जज होता था और यहाँ पे भी जो जज होता था वो अमत्याज होते थे। तो ये वाला जो कोर्ट है ये इसे रिपोर्ट करेगी, ये वाला इसे रिपोर्ट करेगी। सिंपल। तो ये तो पूरा जुडिशियल सिस्टम। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर 4 प्रोविंसेस, चारों प्रोविंसेस में प्रोविंशियल कोर्ट, फिर उसके अंडर में काफी डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ कुछ जो मेन सेंटर थे वहां पे 2 टाइप्स की कोर्ट होती थी, एक सिविल मैटर के लिए और क्रिमिनल मैटर के लिए। और ऐसे ये चारों प्रोविंसेस में होता था। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था उसे हम बोलते थे धर्म थिकारिन, और जो प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें बोलते थे हम अमत्यास। और अमत्यास हम देख चुके थे कि ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, आईएएस ऑफिसर्स होते थे। अब हम पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस डिपार्टमेंट थे, ऐसे नहीं था। जो प्रिंसिपल सेंटर्स थे, जो मेन मेन जगह थी, जैसे कैपिटल हो गई या फिर कोई प्रोविंशियल कैपिटल हो गई या फिर कुछ ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो जो प्रिंसिपल सेंटर थे पूरे मॉडर्न एम्पायर में, वहां पे पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। ठीक है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी और जो अशोक के एडिक्ट थे जिसमें जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, वहां पे जेल्स और जेल्स ऑफिशियल्स की भी बात करी गई है। अब मैंने आपको बताया था कि अशोक ने धम्म महामंत्र को अपॉइंट कर रखा था जो धम्म के स्प्रेड को सुपरवाइज करते थे। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि उनका कुछ जुडिशियल फंक्शन भी हुआ था। तो हम वो फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। जो ये धम्म महामंत्र थे, अगर मान लीजिए कि धर्म थिकारिन है जो चीफ जस्टिस है या फिर जो अमत्याज है, इन्होंने कुछ गलत इम्प्रिजनमेंट कर दी किसी को, या फिर किसी को गलत सजा दे दी और वो बंदा अब गलत जेल में टाइम काट रहा है या फिर उसे गलत पनिशमेंट मिल रही है, तो ये धम्म महामंत्र थे, ये उसके अगेंस्ट स्टेप लेते थे। मतलब जो अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट होती थी, जो गलत इम्प्रिजनमेंट होती थी, जो करप्शन होता था, ये उसे देखते थे जुडिशियल डिपार्टमेंट में। तो एक तरीके से चीफ जस्टिस और जो उसके अंडर ये ऑफिसर्स होते थे अमत्यास, जो अलग अलग कोर्ट्स में सुपरवाइज करते थे, उनको चेक करने के लिए भी, उनके डिसीजन को चेक करने के लिए भी धम्म महामंत्र अपॉइंट करे गए थे जो इनजस्ट इम्प्रिजनमेंट को चेक करते थे। तो ये भी एक उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। और मेंशन भी है कि देयर वर आल्सो रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आज के टाइम पे भी अगर कोई सेंटेंस कम हो जाता है, मतलब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के या गवर्नर को अपील करते हैं तो वो रिमिशन मिल जाता है सेंटेंसेस पे, तो उस टाइम पे भी ऐसा था, रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस होते थे। ये कुछ ऑफिसर्स के नाम है मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे,
और ये जो काम करते थे ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये था जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये काफ़ी सिंपल है। इसका जो फंक्शन है वो आज के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जैसा ही है। So it controls the retail and wholesale prices of goods and try to ensure its speedy supply through its officers called अध्यक्ष। मतलब कि कौन सा जो गुड है या फिर कोई सामान है वो कितना बिकना चाहिए, किस प्राइस पे बिकना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी कम तो नहीं है, उसकी सप्लाई प्रोडक्शन सही हो रही है या नहीं। अगर क्योंकि प्रोडक्शन कम होती तो उसकी महंगाई बढ़ जाती। तो वो सारा जो काम था चेक करने का, डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस करने का काम था, या फिर रिटेल एंड होलसेल्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम था। किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, किस चीज़ की सप्लाई कम होनी चाहिए। तो पूरा ये सब जो काम करता था वो था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। और जो इसके ऑफिसर्स होते थे, मतलब एक महामंत्री के अंडर में आ गया, और इसके जो नीचे ऑफिसर्स होते थे उन्हें बोलते थे अध्यक्ष। हमने ये देखा था, हमने ये भी देखा था कि आर्मी के भी विंग्स के जो हेड होते थे वो अध्यक्ष ही होते थे। तो यहाँ पे भी उन ऑफिसर्स को अध्यक्ष बोलते थे। ऑल्दो ये अलग था, ये आर्मी वाले नहीं थे, ये अलग थे, पर इन दोनों को अध्यक्ष ही बोलते थे। ओके, मतलब सुपरिंटेंडेंट। इनका एक और काम होता था, इट कंट्रोल वेट एंड मेजर्स, कि 1 किलो में कितने ग्राम होने चाहिए। जो ये सिस्टम है ये तो काफ़ी बाद में आया है, बट उस टाइम पे कुछ और सिस्टम था तो वो यही बताते थे कि इतने वेट में इतने ग्राम होने चाहिए, या फिर इतना वेट में इतना सामान मिलना चाहिए। वो सारा काम ये करते थे। ये कस्टम ड्यूटीज भी लिवाई करते थे, और फॉरेन ट्रेड को उसकी वजह से रेगुलेट करते थे। मतलब कि अगर कोई सामान आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करते थे। या फिर बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब ये काम करते थे। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम नहीं था। तो हमने क्या क्या देखा, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखा जिसका चीफ था समर्थ। फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखा। उसमें हमने देखा था कि जो ऑफिसर्स थे उन्हें अध्यक्ष कहते थे। फिर हमने जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट भी देखा। हमने देखा कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होते थे प्रोविंशियल और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्रोविंशियल 4 थी, तो हर प्रोविंशियल में एक प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करता था और एक सुप्रीम कोर्ट होता था। पूरी हायरार्की हमने देखी थी। हमने फिर पुलिस का भी देखा था कि जो प्रिंसिपल सेंटर्स थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन होते थे, जेल्स होती थी, और जो इनका महामंत्रक का काम था, धम्म महामंत्रक का काम था, वो इनजस्ट इम्प्रिजनमेंट को के अगेंस्ट स्टैंड लेना भी था। तो अगर कोई इनजस्ट इम्प्रिजनमेंट हो रही है तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेते थे। तो हमने तीनों डिपार्टमेंट देख लिए जो अलग अलग महामंत्री के अंडर में आते थे, और हमने सेनापति के अंडर में आर्मी भी देख ली। आर्मी में हमने देखा था कि 6 विंग्स हुआ करते थे। 6 विंग्स के अंडर 6 बोर्ड होते थे, और उन 6 बोर्ड के अंदर 5 मेंबर्स होते थे अलग अलग। तो एक विंग में टोटल 30 मेंबर्स होते थे। जो वो विंग्स थी उनका जो हेड था वो अध्यक्ष था, और वो सब सेनापति को रिपोर्ट करते थे। सिंपल हो गया ये सब था। तो ये था पूरा मॉडर्न का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसस। जो ये सेंसस है ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। मतलब आप देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही आ रहा था। तो विलेज ऑफिशियल्स वर टू नंबर ऑफ पीपल अलॉन्ग विद द डिटेल्स लाइक द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। हम देखेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कि विलेज ऑफिशियल्स थे उन्हें क्या कहते थे, ये सब देखेंगे। तो जो ऑफिशियल्स थे वो डिटेल ले देते थे लोगों की, कि कितने लोग हैं एक गांव में, उनकी कास्ट क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये पूरा डेटा विलेज ऑफिशियल्स लेते थे। इसके अलावा हर घर में कितने जानवर हैं, उनके पास कितनी गाय है, उनके पास कितने डॉग्स है, कितने हॉर्सेस है, ये सारा डेटा भी वो लोग कलेक्ट करते थे। ये सब भी सेंसस में आता था। जो सेंसस सिटी में होते थे, मतलब जो थोड़े अर्बन एरिया में होता थे, वो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स लेते थे, और विलेज ऑफिशियल को मैंने बता दिया, विलेज ये रूरल एरिया में होता था। और वो लोग ये भी देखते थे सिटी में, जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स थे वो ये भी देखते थे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं। मतलब फॉरेन और इंडिजिनियस पीपल का मूवमेंट भी देखते थे, कि कितने लोग मौर्यन एम्पायर के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, कितने लोग मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ रहे हैं, कौन सी प्रोविंसेस में आ रहे हैं, जो कैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये सब भी वो चेक करते थे। और जो एक डेटा था ये स्पाइस क्रॉस चेक करते थे। किंग ने कुछ स्पाइस लगा रखे थे और वो ये सारा डेटा क्रॉस चेक करते थे। तो ये था सेंसस। और यहाँ तक हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा मौर्यन एम्पायर था उसके 4 प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस मतलब आज का स्टेट। जैसे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, वैसे ही प्रोविंसेस हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर में, वो भी 4।
और उन्हें हम चक्र बोलते थे। उस टाइम पे प्रोविंसेस को चक्र बोलते थे। तो ये आज का स्टेट ही है। अब हमें पता है कि हर स्टेट की कैपिटल्स भी होती है। तो इन चारों प्रोविंस में या इन चारों चक्र में इन चारों स्टेट्स में 4 कैपिटल भी थी। ये वो हम देखेंगे कौन कौन सी। आपको कई जगह मिलेगा कि 4 नहीं 5 प्रोविंसेस से या फिर 5 स्टेट से, बट ऐसा नहीं है। ये जो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, ये गलत है। इसमें जो मगध है इसे भी सेंट्रल प्रोविंस बोल दिया गया है, और ऐसा नहीं है, ये कैपिटल है। सो दिस इज द कैपिटल टेरिटरी, एंड ये इसे प्रोविंस नहीं बोलते थे क्योंकि यहाँ पे जो रूल था वो डायरेक्ट किंग का था। ठीक है, यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट किंग का रूल था। जो ये 4 प्रोविंसेस है, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट हुए थे। जो ये मगध है, जो कैपिटल टेरिटरी है, वहां पे डायरेक्ट किंग का रूल था, वहां पे कोई गवर्नर नहीं था। तो अगर आपसे पूछे मौर्यन एम्पायर में कितनी टेरिटरीज थी, तो आप बोलोगे 4 प्रोविंसेस थी और एक कैपिटल टेरिटरी थी। 5 प्रोविंसेस नहीं बोलोगे कहीं पे भी। एक बार उन प्रोविंसेस को देखते हैं। सबसे पहला था नॉर्दर्न प्रोविंस, जिसे हम उत्तर पद भी बोलते थे। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोलते हैं, और उसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। इसकी लोकेशन हम मैप पे ऑलरेडी देख चुके हैं। वेस्टर्न प्रोविंस जो था उसे हम बोलते थे अवंतीपत। हमने देखा था कि वहां पे अवंती किंगडम था। जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अवंती की लोकेशन वो वेस्टर्न साइड पे था, तो इसलिए ही इसे अवंतीपत बोला। और हमने देखा था कि अवंती की 2 कैपिटल थी, एक महिष्मती जो नर्मदा रिवर के सदर्न साइड थी, और एक थी उज्जैन जो नर्मदा रिवर के अपर साइड थी, नॉर्दर्न साइड थी। तो उज्जैन इसकी कैपिटल रही। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। नर्दर्न, जो नर्दर्न प्रोविंस है उस जिसे हम कहते थे उत्तरपथ, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। और जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिसे हम बोलते थे अवंतपथ, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर थी सदर्न प्रोविंस। मैंने बताया था कि बिम्बिसार ने मैसूर तक का एरिया को एनेक्स कर लिया था। तो जो वो वाली प्रोविंस थी उसे कहते थे सदर्न प्रोविंस, और उसे हिंदी में बोलते थे दक्षिण पथ। साउथ को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, तो इसलिए दक्षिण पथ। और उसकी जो कैपिटल थी वो थी स्वर्णगिरी। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और जो ईस्टर्न वाली साइड थी उसे ईस्टर्न प्रोविंस या फिर प्राच्यपथ, जिसकी 2 कैपिटल थी, एक थी कलिंगा जो अशोक ने एनेक्स करी थी मौर्यन एम्पायर में, और दूसरी थी तोशाली। तो 4 प्रोविंस थी, नर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। नर्दर्न को उत्तरपथ जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, वेस्टर्न को अवंतीपथ जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, सदर्न को दक्षिण पथ जिसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी, और ईस्टर्न को प्राच्यपथ जिसकी 2 कैपिटल थी, एक तो तोशाली और एक कलिंगा। ये इतना फ्लो डायग्राम तो सही है, बट जो बीच वाला पार्ट है ये गलत है। ये जो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस लिखी है, ये सेंट्रल प्रोविंस नहीं है, दिस इज द कैपिटल टेरिटरी। मैं लिख देता हूं कैपिटल टेरिटरी। ये फ्लो डायग्राम मैंने जानबूझ के लगाया है आपको दिखाने के लिए। और इस जो कैपिटल टेरिटरी थी वो कहाँ थी, मगध एरिया में। उसे मगध बोलते थे, जैसे इसे अवंतीपद, इसे दक्षिण पथ, इसे प्राच्यपथ, इसे उत्तरपथ, तो इसे मगध बोलते थे। और जो इसकी कैपिटल थी वो आपको पता होगी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में। इन 4 प्रोविंसेस में जो रूल था वो था गवर्नर का, और जो इस कैपिटल टेरिटरी थी उस पर रूल था किंग का, जहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काम करती थी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वाली स्लाइड्स में। तो इस वीडियो में हम ये वाली जितनी भी प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो देखेंगे। The whole empire was divided into 4 provinces, चक्र जिन्हें बोलते थे, with their capitals like तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंगा। ठीक है, यहाँ पे कलिंगा की जगह आप तोशाली भी लगा दीजिए। मैंने ये भी बता दिया कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस में सबसे सुपीरियर रूल था किंग का, और किंग को असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। वैसे ही इन जो चारों प्रोविंसेस में सबसे सुपीरियर रूल था वो था गवर्नर का, और गवर्नर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सपोर्ट करते थे। तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम क्या कहते थे, मंत्री परिषद, वो किंग को हेल्प करते थे डिसीजन लेने में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। वैसे ही यहाँ के गवर्नर के भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, मंत्री परिषद, जो गवर्नर को हेल्प करते थे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने में, उनकी हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या कॉम्पोजिशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नर को हम राष्ट्रपाल भी बोलते हैं। ये हिंदी मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, ये आ सकता है क्वेश्चन।
तो राष्ट्रपाल बोलते थे गवर्नर को. सो द प्रोविंशियल गवर्नर्स राष्ट्रपाल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ओके, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर द एम्पायर. हमने देख लिए थे कि टैक्सेस कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से यूज होते थे. वो सब आपको देखना है तो लास्ट वाली स्लाइड्स में जाके देखिएगा. अब ये फ्लो चार्ट देखिए. ये मौर्यन एम्पायर था. ये इसकी प्रोविंस है, 4 प्रोविंसेस है. उत्तर पथ, दक्षिण पथ, कलिंगा और अवंती. ये सब प्राच्य पथ, ये सब था. ये कैपिटल तोशाली हो गई, उज्जैन हो गई, सुवर्णगिरी, और इसकी कैपिटल तक्षशिला. इंपीरियल कैपिटल भी देख ली हमने, पताली मगध कहते थे, उसकी कैपिटल थी पतालीपुत्र. ओके, इन पे गवर्न कौन करता था? गवर्नर, गवर्न बाय राष्ट्रपाल. राष्ट्रपाल इज गवर्नर. ये भी आपको समझ में आ गया. और ये गवर्नर होते कौन थे? अब बात ये आती है, या तो ये कुमार होते थे. कुमार इज लाइक समवन रिलेटेड टू द किंग, या तो किंग का कोई बेटा या फिर किंग के भाई का बेटा, मतलब उसकी फैमिली में ही. सो मोस्टली प्रिंसेस ऑफ सम्राट बिकम गवर्नर्स. या फिर होते थे आर्यपुत्र. अगर कोई अगर कोई प्रिंस या फिर कोई कुमार केपेबल नहीं है पूरा स्टेट को संभालने के लिए, पूरे प्रोविंस को संभालने के लिए, तो कोई क्षत्रिय क्लैन से कोई बंदा अपॉइंट होता था, वो किंग ही करता था. तो या तो कुमार होते थे या फिर आर्यपुत्र होते थे. ठीक है, इतना आगे समझ में? ठीक है, तो प्रोविंसेस हमने देख ली. अब प्रोविंस के नीचे क्या आता था वो देखेंगे. वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि कई जगह कुछ और लिखा है, कई जगह कुछ और लिखा है. कई जगह तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि आता भी नहीं है. ठीक है, वो बिना बात का बस दे रखा है. तो हमें इतना नहीं जाना, हमें सिंपल लैंग्वेज में देखना है, हमें सिर्फ समझना है. तो हमने प्रोविंसेस देख लिए. प्रोविंसेस इज द स्टेट, और हमने देख लिया इट इज गवर्न बाय द गवर्नर. 4 प्रोविंसेस भी देख ली, उसकी कैपिटल्स भी देख ली, और गवर्नर बनता कौन है वो भी देख लिया. अब गवर्नर के नीचे क्या आता है वो देखते हैं. अब कई कई जगह आपको दिखेगा कि प्रोविंसेस के नीचे आते थे मंडल, जिसे हम बोलते थे कमीशंस. और उन मंडल के नीचे आते थे डिस्ट्रिक्ट्स. ये जो मंडल है, ये जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक मंडल कर दिया है ना. ये मतलब तहसील, आज के तहसील के हिसाब से, कि तहसील में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना, वैसे ही ये था. बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिना बात की बात है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे. बस तभी मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए. मंडल कई कई जगह लिखा है, और मंडल को गवर्न करते थे कमिश्नर, या कमीशन भी बोलते थे. मंडल को इंग्लिश में कमीशन बोलते थे और गवर्न करते थे कमिश्नर. और ये आज की तहसील से आप कंपेयर कर सकते हैं. जैसे तहसील में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती है, वैसे मंडल में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती थी. ठीक है, पर ये हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैंने आपको बता दिया, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है. मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट्स आते थे प्रोविंसेस के बीच में. जैसे आज का स्टेट देखे, स्टेट के अंडर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट्स अब हम आते हैं. प्रोविंसेस के नीचे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स, और इसे हिंदी में कहते थे आहार. ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. आहार या विश्वास. जो मंडल वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको काफी जगह मंडल पढ़ने के लिए मिलेगा, बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ. यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी के हिसाब से पूछता है. ठीक है, आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो, उसमें भी आप देखो तो कई कई जगह आपको मंडल पढ़ने के लिए मिलेगा, कई कई जगह नहीं मिलेगा. पर यूपीएससी ने आज तक कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है. ठीक है, तो हम प्रोविंसेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स ही पढ़ेंगे. अगर आ गया 1%, अगर किस्मती खराब है तो आ जाएगा क्वेश्चन. 1% आ गया तो आप बता देना कि मंडल रहता है. हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं. डिस्ट्रिक्ट हमें पता है कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कैसी है. उसे गवर्न करते थे राजुकास. जैसे पूरे प्रोविंस को गवर्न करते थे गवर्नर, राइट, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करते थे राजुकास. और एक गवर्न करते थे प्रादेशिकास. तो डिस्ट्रिक्ट को 2 लोग गवर्न करते थे, एक तो राजुकास और एक करते थे प्रादेशिकास. ये रहा. सो गवर्न बाय राजुकास, और दिस इज प्रादेशिकास. जो राजुकास थे वो जस्टिस का डिपार्टमेंट देखते थे, जो कोर्ट्स देखते थे, या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे. अभी हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आगे. और जो प्रादेशिकास थे वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर देखते थे और रेवेन्यू एंड कलेक्शन देखते थे. ठीक है, इन राजुकास को हेल्प करते थे, मतलब इनके एक तरीके से क्लर्क्स होते थे. ठीक है, इन्हें हेल्प करते थे युक्तास.
या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स भी होते थे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर राजूकास whose position and functions are similar to the collectors. Okay, they were supported by युक्तास और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। मैंने यहाँ पे प्रदेशिकास मेंशन नहीं करा क्योंकि एनसीईआरटी में प्रदेशिका मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में यही मेंशन है, तभी मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अभी आप चिंता मत करिए, आप बस समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के समझाऊंगा। अब हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट में सिटीज भी होती है और विलेजेस भी होते हैं, जैसे आज के डिस्ट्रिक्ट में, तो उस टाइम भी यही था। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कुछ विलेज के ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, स्टेट है, प्रोविंस, उसके नीचे कुछ मंडल थे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट से मिलके बने हुए थे, ठीक है, उसमें फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ विलेज के ग्रुप्स आएंगे, जो दो लोग रूल करते थे, गवर्न करते थे, एक होता स्थानिकास और एक था गोपास। गोपास अकाउंटेंट्स होते थे और स्थानिकास टैक्स कलेक्टर्स होते थे। और फिर उन ग्रुप में कुछ विलेजेस होते थे, तो 15-20 विलेजेस का एक ग्रुप होता था, और एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई कई ग्रुप होते थे, ठीक है। और जो इंडिविजुअल ग्रुप का हेड होता था वो था ग्रामिका, और वो विलेज हेडमैन होता था। तो यहाँ पे ये लिखा है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ ग्रामीणी। ये ग्रामिका, ग्रामीणी ये एक ही है। तो ये पूरे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करता था, एक विलेज का, ठीक है। और ये हेडमैन होता था, ये से कोई अपॉइंट नहीं करता था, ये इलेक्ट होता था। जो एक छोटा विलेज होता था उसके ही लोग उसे इलेक्ट करते थे। और उसका जो सुपीरियर ऑफिसर था वो होता गोपास या फिर स्थानिकास। स्थानिकास टैक्स कलेक्टर्स होते थे, गोपास अकाउंटेंट्स होते थे। सो हिज सुपीरियर ऑफिसर वाज कॉल्ड गोपा एंड हु वाज इन चार्ज ऑफ 10 और 15 विलेजेस, मैंने बता दिया। तो सबसे बेसिक यूनिट ये हो गई विलेज। कुछ विलेजेस मिलके बनाते थे ये विलेज ग्रुप, जिनके लीडर ये थे। कुछ विलेज ग्रुप मिलकर बनाते थे डिस्ट्रिक्ट, जिन्हें आहार बोलते थे, और वो गवर्न कौन करता था, प्रदेशिका और राजूकास। प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट हेड होता था, जो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, रेवेन्यू कलेक्शन देखता था, और राजूकास जस्टिस डिपार्टमेंट देखते थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। और फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर बनाते हैं प्रोविंसेस। हमने देख लिया 4 प्रोविंसेस थे जिन्हें राष्ट्रपाल गवर्न करते थे, और वो कुमार होते थे या फिर आर्यपुत्र होते थे। इसके बीच में मंडल भी आते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए बस, ठीक है। मंडल ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये तो था विलेजेस का। तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट में सिटीज भी आती थी। तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नागरिक और सिटी सुपरिंटेंडेंट। जैसे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामिका के ऊपर है, ठीक है, वैसे ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था नागरिका, नागरिक के ऊपर, और वो सिटी का सुपरिंटेंडेंट था। उसकी जो चीफ ड्यूटी थी वो यही थी, मेंटेन लॉ एंड अदर। सिंपल है। अब मेगास्थनीज की एक बुक थी इंडिका, जो हम बार बार देख चुके हैं। उसमें 6 कमिटीज बता रखी है, और एक कमेटी में 5 मेंबर थे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे पतालीपुत्र का, ठीक है, क्योंकि पतालीपुत्र कैपिटल थी, है ना। पतालीपुत्र कैपिटल थी, इसकी कैपिटल टेरिटरी की, मगध की। तो ये एक अर्बन एरिया था, ये सिटी था। तो अब ये मान लीजिए यहाँ पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यहाँ पे ये विलेजेस वाला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है जो नागरिक के अंडर में था, ठीक है। नागरिक की जो मेन ड्यूटी थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और उसके अंडर 6 कमिटीज आती थी, 6 कमिटीज, और एक कमेटी में 5 बंदे होते थे। वो कमेटी क्या थी, इंडस्ट्रीज, फॉरनर्स के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। जैसे हमने आर्मी में देखा था, आर्मी में 6 विंग थी, और हर विंग में 6 बोर्ड थे, और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। अब हम एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब सबसे पहले देखेंगे प्रोविंस, जो स्टेट होते थे, और इसे रूल करते थे गवर्नर। किसकी हेल्प से, मंत्री परिषद की हेल्प से, ठीक है। इतना आगे प्रोविंस के नीचे होते थे मंडल। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तभी मैं आपको कर रहा हूँ। इसे कौन रूल करता था, कौन गवर्न करता था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। प्रोविंस के नीचे मंडल होते थे, और ये ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होती थी। ये आज की तहसील के हिसाब से देख लीजिए, जैसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक मंडल बनता था, तो ऐसे प्रोविंसेस में काफी मंडल्स होते थे। मंडल्स के आते थे नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, जिसे हम आहार बोलते हैं। आहार को रूल करते थे एक तो राजूकास और
प्रादेशिकास। इन दोनों के फंक्शंस अलग होते थे। इनका फंक्शन जस्टिस ये सब होता था, जस्टिस एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रादेशिकास का रूल होता था, एक तो ये डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे और ये लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, रेवेन्यू कलेक्शन भी देखते थे। अब डिस्ट्रिक्ट में दो चीजें होती है, एक तो रूरल और एक अर्बन। जैसे आज के में रूरल में हम देखेंगे ग्रुप ऑफ विलेजेस आते थे डिस्ट्रिक्ट के नीचे, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इन्हें रूल करते थे गोपाल्स या फिर स्थानिकास। इनके भी फंक्शन अलग होते थे। जो ये गोपाल्स थे ये अकाउंटेंट थे, और जो ये स्थानिकास थे ये टैक्स कलेक्शन करते थे। अब ग्रुप ऑफ विलेजेस के अंदर आते थे 15-20 विलेजेस। अब हर एक विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे वो होते ग्रामीण, ग्रामीणी, जिन्हें ग्रामिका भी बोलते हैं, ठीक है। और ये विलेज के हेडमैन थे। ये अपॉइंट नहीं होते थे, इनका इलेक्शन होता था, और वो जैसे विलेज में अगर 15-20 लोग हैं तो वो ही खुद मिला के इलेक्शन कर देते थे, इनका वो इलेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो ये तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था। सबसे बेसिक यूनिट विलेज, कुछ विलेज मिलके बनाते थे ग्रुप ऑफ विलेज जो गोपाल संभालते थे, गोपाल स्थानिका। फिर वो ग्रुप ऑफ विलेज मिलके बनाते थे डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें आहार बोलते थे, और राजुका और प्रदाशिका ये संभालते थे। वो डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर बनाते थे मंडल, जो ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे, और वो मिलकर बनाती थी स्टेट, जिन्हें गवर्नर मंत्री परिषद मिलकर चलाते थे। अब हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मैगस्थनीज की इंडिका दोनों में इसके बारे में बात कर रखी है। नगर के जो हेड होते थे या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे वो होते थे नागरिक, और ये सुपरिंटेंडेंट होते थे, ठीक है। इनका जो फंक्शन था वो था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सिंपल है ये भी। इनके अंडर में 6 कमिटीज होती थी। एक होती थी इंडस्ट्रीज, दूसरी होती थी फॉरेनर्स के ऊपर, तीसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, दूसरी पांचवी होती थी ट्रेड, चौथी होती थी ट्रेड, पांचवी होती थी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, और लास्ट होती थी टैक्स कलेक्शन का। तो ये कमिटीज होती थी 6, और इस हर एक कमेटी के अंदर 5 मेंबर होते थे। इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 5। तो जैसे आर्मी में हमने देखा था वैसे वो यहीं पे था। तो ये था पूरा प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा समझने के लिए, बट बार बार देखते रहना, इस वीडियो को बार बार प्ले करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है। अब हम देखेंगे मॉडर्न का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, तो ये टॉपिक मैं वहां पे अच्छे से डिटेल करूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक बता रखा है। हम देख चुके थे कि पिलर्स काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मॉडर्न की आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ठीक है। पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन लिखे थे और इंस्क्रिप्शन से क्या बताते थे, अशोक के धम। ये कहाँ कहाँ मिले थे, दिल्ली में, इलाहाबाद, रुमिंदाई, सांची, सरनाथ, मेरठ, ये इन सब जगह ये पिलर्स थे। जो उनका टॉप होता था वो एनिमल फिगर से कवर होता था, या तो लायन होता था या फिर एलिफेंट होता था या बुल था। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है सरनाथ पिलर, जिसमें 4 लाइंस खड़े हुए हैं बैक टू बैक, और वो ही हमारा नेशनल एम्बलम है आज का। जो हम सरनाथ पिलर के बारे में बात करेंगे जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, उसमें उसका टॉपिक है, उसमें ही डिटेल में देखेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एनिमल स्कल्पचर होता था, मोस्टली लॉयन होता था या फिर एलिफेंट या बुल होता था। ये इन्वर्टेड लोटस के ऊपर खड़ा होता था। ये आप देखिए, ये इन्वर्टेड लोटस है। ये पूरा कॉनिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता था, और ये टेबुलर प्लेटफॉर्म होती थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली सीरीज में मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
तब तक आप इसकी एक रीडिंग कर लीजिएगा सरनाथ पिलर की। पिलर्स के अलावा दो इंपॉर्टेंट और आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, एक तो स्तूप और दूसरा केव्स। मॉडर्न टाइम के सिर्फ कुछ स्तूप ही बचे हैं, काफी खत्म हो चुके, पर सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है सांची स्तूप। सांची भोपाल के पास पड़ता है, भोपाल से अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास है। मैं गया हूँ वहाँ पे, काफी अच्छी सुंदर जगह है और ये स्तूप है, काफी बड़ा है ये। तो ये ओरिजिनली तो ये ब्रिक्स से बना था, ईंटों से बना था, बट बाद में अशोका के बाद वाले टाइम में इसे काफी बड़ा भी करा गया और फिर इसमें और आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऐड होते रहे। इस स्तूप के बारे में भी मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली सीरीज में बताऊंगा, तो आप इस स्तूप के बारे में, सांची स्तूप स्पेशली, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। थर्ड फीचर है केव्स। केव्स ये आजीविकास को दी थी। मैंने आपको बताया आजीविकास एक रिलीजियस सेक्ट थे जिसके फाउंडर महावीर, जो जैनिज्म के फाउंडर थे, उनके फ्रेंड थे और इसके जो प्रिंसिपल्स है वो जैनिज्म से काफी रिलेशन में है। ठीक है, जैसे जैनिज्म बताता है कि एस्केटिक लाइफ होनी चाहिए, वैसे ही आजीविकास भी एस्केटिक लाइफ को प्रमोट करते हैं। तो ये जो केव्स थी ये अशोका और उसके बेटे दशरथ ने आजीविकास को दी थी और ये काफी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है। उनकी जो इंटीरियर वॉल है वो पॉलिश लाइक मिरर्स थी, मतलब पॉलिश्ड है काफी। उनकी जो इंटीरियर वॉल्स है, केव्स के अंदर की जो वॉल्स है वो काफी पॉलिश्ड है और वो रेसिडेंसेस की तरह यूज होते थे मंक्स के। मैंने आपको बताया था किसी मोनेस्ट्री या फिर किसी केव के अंदर एक तो चैत्य होते थे, एक विहार होते थे। जो चैत्य होते थे वो हॉल होते थे और जो विहार होते थे वो रेसिडेंस की तरह यूज होते थे। तो हर केव के अंदर विहार होते थे जो रेसिडेंसीज की तरह यूज होते थे मंक्स के लिए। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बराबर हिल्स, ये गया के पास है, बोध गया के पास पड़ती है केव, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केव्स का। ये रही गया, ये बराबर हिल्स है। अब हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन की, कि इतना बड़ा वास्ट एम्पायर, हमने देखा था मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। तो इसके ऊपर दो थ्योरीज आती है, एक होगी ट्रेडिशनल थ्योरीज और एक होगी मॉडर्न थ्योरी। ये जो जितने भी रीजंस है, ये सारे रीजंस इन दो थ्योरी में डिवाइड हो जाते हैं। मॉडर्न थ्योरी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जो स्कॉलर्स है वो बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, इसलिए भी पूरा मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। उसके अलावा वीक सक्सेसर्स भी एक एग्जाम्पल है मॉडर्न थ्योरी का। ट्रेडिशनल थ्योरी में अशोक की प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी को ब्लेम करा गया है, वो हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं। हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था। हमने मैप पे देखा था कि पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता था। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए काफी बड़ी आर्मी चाहिए होती थी, और जब हम आर्मी पढ़ रहे थे हमने देखा था कि आर्मी में सेक्स विंग्स थे और वो काफी बड़ी आर्मी थी। ओके, तो इतनी बड़ी आर्मी का मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता था। तो जो मौर्यन एम्पायर की जितना भी इनकम होती थी वो कम से कम 60 से 70% आर्मी के एक्सपेंडिचर में चली जाती थी। जो बाकी बचती थी वो बाकी एक्सपेंडिचर में डिवाइड हो जाती थी। तो इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट था, तो ये एक रीजन बना। हमने देखा था कि टैक्सेस काफी ज्यादा थे मौर्यन एम्पायर में, हर एक चीज पे ही टैक्स थे। और दो लोग दे पाते थे फिर भी टैक्सेस काफी ज्यादा कैटेगरी में थे, बट फिर भी उन टैक्सेस से इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। मैंने बताया कि 60 से 70% जो इनकम होती थी वो आर्मी के एक्सपेंडिचर में चली जाती थी। तो ये एक काफी बड़ा रीजन बनता है फाइनेंशियल क्राइसिस में। हमने देखा था कि अशोक बुद्धिस्ट बन गए थे और वो काफी मिशनरीज को ऑर्गेनाइज कराते रहते थे, अपने धर्म को प्रोपोगेट करते थे और काफी बड़े बड़े ग्रांट्स देते थे बुद्धिस्ट मंक को। तो ये भी एक रीजन बना, पहले ही इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था आर्मी के ऊपर और उसके अलावा इतने लार्ज ग्रांट्स जाते थे बुद्धिस्ट मंक्स को। तो फाइनेंशियल क्राइसिस काफी बड़ा रीजन है मॉडर्न एम्पायर को डिक्लाइन होने का। दूसरा है ऑपरेसिव रूल और एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूसेस, ये दोनों एक ही पॉइंट है। जो लेटर मॉडर्न्स है वो भी काफी एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूसेस करते थे, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठाते थे। तो ये भी एक रीजन बना मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने का। ये जो रीजन है ये मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंगली है। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है। ट्रेडिशनल थ्योरी में सबसे पहले आता है अशोका की पॉलिसी। हमने अशोक का धम्म देखा था। धम्म के कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे नॉन वायलेंस, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सबके लिए नॉन वायलेंस था। अशोक की काफी पैसिफिस्ट पॉलिसी थी,
वो लड़ाई में अब बिलीव नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो और ज़्यादा एरिया कॉन्कर करे या फिर किसी से भी लड़ाई करे। इसकी वजह से जो आर्मी डिपार्टमेंट था वो धीरे धीरे वीक होता रहा। इतनी ज़्यादा बैटल्स नहीं होती थी, तो आर्मी डिपार्टमेंट धीरे धीरे वीक होता गया। दूसरी अशोक की पॉलिसी आ जाएगी प्रोपेगेशन ऑफ धम्म। हम देखते थे कि अशोक काफ़ी मिशनरीज बनाते थे धम्म को प्रोपेगेट करने के लिए। उन्होंने श्रीलंका में भी अपने बेटे और बेटी को भेजे थे ताकि वो वहाँ पे अपने धम्म को प्रोपेगेट कर पाए, अपने धम्म को स्प्रेड कर पाए। कि श्रीलंका के अलावा भी जो अशोक का धम्म था वो बाकी एशियन कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ था, जिसकी वजह से लोग ब्राह्मणिज्म पे कम फोकस कर रहे थे। जो रिलीजन इंडिया पे डोमिनेट करता था ब्राह्मण्स, अब उनके लिए ये काफी नुकसान वाली बात थी। अभी हम देखेंगे कैसे। तो जो ब्राह्मण्स थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती थी। वो चाहते थे कि सिर्फ उनका रिलीजन स्प्रेड हो, और अशोका का रिलीजन इतना ज्यादा स्प्रेड होने लगा था कि लोग को पसंद नहीं आता था, स्पेशली ब्राह्मण्स को। अशोक के धम्म में एक और प्रिंसिपल था, और वो था इक्वल स्टेटस टू मेन एंड वुमेन। मैंने आपको बताया था कि अशोक का धम्म और बुद्धिज्म काफी सिमिलर लाइंस पे है, और दोनों भी था इक्वल स्टेटस टू मेन एंड वुमेन। जो ब्राह्मणिकल थॉट से, जो ब्राह्मणिकल फिलोसफी से काफी अलग था। हमने देखा था ब्राह्मणिकल सोसाइटी में या फिर वैदिक सोसाइटी में वुमेन को इतना स्टेटस नहीं दिया जाता था। वुमेन का काम होता था घर पे काम करना और घर को संभालना। तो ब्राह्मण्स यही सोचते थे। ब्राह्मण्स काफी ऑर्थोडॉक्स थे, तो ये चीज भी ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आई थी, और इसकी वजह से जो अशोक की पॉलिसी थी उसकी वजह से हुआ ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मण्स को काफी प्रॉब्लम थी बुद्धिज्म से, स्पेशली मॉडर्न एम्पायर के जो रिलीजन प्रोपगेशन वाला सिस्टम था। मैंने आपको बताया कि धम्म बोलता था नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स। तो धम्म ने, अशोक के धम्म ने सेक्रीफाइसेस काफी कम कर दी थी। ब्राह्मणिज्म जो रिलीजन है उसमें सेक्रीफाइसेस काफी होते थे, इलेबोरेट रिचुअल्स होते थे जिसमें सेक्रीफाइसेस होती थी काफी जानवरों की, एनिमल्स, बर्ड्स, सबकी। बट जब से धम्म प्रोपोगेट होने लगा था तो सेक्रीफाइसेस काफी कम होने लगे थे, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स के बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ता था। दूसरा, ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे इंडियन सोसाइटी पे उस टाइम की। मॉडर्न एम्पायर में भी जितने भी लोग थे मोस्टली वो ब्राह्मण्स थे, और बुद्धिज्म इतना ज्यादा स्प्रेडेड नहीं था। ऑल्दो था, वो काफी था, बट ब्राह्मण्स के कंपैरेटिवली तब भी कम था। अब बुद्धिज्म को इतने रैपिड स्पीड पे स्प्रेड होता देख तो ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आया, इसलिए भी उन्होंने काफी रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन सब रीजन की वजह से एक जनरल थे पुष्यमित्र शुंगा, जिनका रिलीजन ब्राह्मणिज्म था। इन्होंने बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन एम्परर था, उसका असैसिनेशन कर दिया था और शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली थी। ये रेवोल्यूशन हुआ था, ये अशोक की पॉलिसी की वजह से हुआ था, क्योंकि अशोक धम्म को ज्यादा प्रोपोगेट करता था जो बुद्धिज्म से सिमिलर लाइंस पे, जिसकी वजह से ब्राह्मणिज्म को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ब्राह्मणिज्म कल्चर कम हो रहा था और ब्राह्मण्स की इनकम पे इफेक्ट कर रहा था। तो बृहद्रथ की आर्मी में एक जनरल थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने रेवोल्यूशन करी और बृहद्रथ का असैसिनेशन करके शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। तो ये कुछ रीजन थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के। आप ये रीजन काफी डिटेल में भी पढ़ सकते हो, इसके ऊपर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो। रीजंस में इतना काफी है। फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑपरेसिव रूल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूसेस, अशोका पॉलिसी धम्म की जो वो प्रोपोगेट करता था, और ब्राह्मणिज्म को काफी प्रॉब्लम होती थी। और फिर जब प्रॉब्लम होती तो रिएक्शन तो आएगा ही, तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन हुआ। और बृहद्रथ की आर्मी में जनरल थे पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने बृहद्रथ का असैसिनेशन करके शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। और इस टॉपिक के साथ हमारा मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया।